बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 पार्ट 1 एंट्री टेस्ट के लिए। तो आप कह रहे हो कि ये रिएक्शन कैनेटिक्स होता है जो कि हमें बताता है अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन और अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। लेट अस सपोज कि A चेंज टू B, तो अगर आप इसको इसका रेट लेना हो तो रेट इज dx ओवर dt, या आप लिख सकते हो डेल्टा C, दैट इज अ स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर डेल्टा T इन स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम। अब अगर आप इसके लिए रेट लिखोगे A के लिए, तो A में तो डिक्रीज आया है, तो डिक्रीज को माइनस से शो करते हो, माइनस D इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर dt। और अगर आप B के लिए रेट लिखना चाह रहे हो तो B में तो इंक्रीज हुआ है, B के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, D इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B ओवर dt। और रेट चूंकि होता है कंसंट्रेशन ओवर टाइम, तो कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम के लिए पर सेकंड, तो इट हैज अ यूनिट ऑफ मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। फिर हमने कहा कि ये हमें रिएक्शन के रेट के बारे में बताता है, मतलब उनकी स्पीड के बारे में बताते हैं। तो कुछ रिएक्शन बड़े फास्ट होते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से मिलेगा तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। एंड रिमेंबर कि जो आयनिक रिएक्शन होते हैं ना, जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड बनता है और टूटता है, या जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं, ये बड़े फास्ट होते हैं, विगरस होते हैं। और अगर आप मॉडरेट रिएक्शन की बात करो तो जैसे एसिड अल्कोहल से मिलेगा और एस्टर बनेगा और वाटर, तो ये मॉडरेट रिएक्शन है क्योंकि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। और कुछ रिएक्शन महीनों या सालों पर मुहित होते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज नॉट अ जॉब ऑफ फ्यू आवर्स, दैट मे टेक सेवरल ईयर्स टू रस्ट द पीस ऑफ आयरन। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को आप K कहते हो, जो कि यूनिटी होता है, 1 होता है, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या, इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन इज अल्टर्ड, या आप इसे मेजर करते हो सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल पावर्स लाइक A और B। जो किसी रेट के अंदर एक्सपोनेंशियल पावर्स होंगी उन्हें आप ऐड करो, दैट इज आल्सो गोइंग टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी फर्स्ट, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। मैक्सिमम MCQ है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होता है, इससे ऊपर नहीं होता, ये MCQ है। लेकिन एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, इवन 0 हो सकता है, और इवन फाल्सिफाइड, मतलब लग कुछ और रहा होता है, होता कुछ और है, दैट इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हो, जैसे N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जब ये टूटेगा तो बनेगा डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन सिर्फ एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। और अगर आप सेकेंड ऑर्डर की बात करो तो नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सेकेंड ऑर्डर है। और अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड को क्लोरीन से मिलाओ और ये बनेगा नाइट्रोसाइल क्लोराइड, या फेरिक क्लोराइड को पोटाशियम आयोडाइड से मिलाओ, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, दैट गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। और फ्रैक्शनल से क्लोरोफॉर्म अगर क्लोरीन से मिले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा और HCl। एंड रिमेंबर ये एक मॉलिक्यूल होता है और ये आधा मॉलिक्यूल होता है। आधा का मतलब कि जब क्लोरीन लेते हैं तो आप हजारों मॉलिक्यूल ले लेते हो, एक्सेस में ले लेते हो। तो एक्सेस में इसके अंदर जो यूज होता है ना क्लोरोफॉर्म के अंदर, वो सिर्फ आधा मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि देखो ना CHCl3 है, 3 क्लोरो है, एक क्लोरो ऐड हुआ है, इनमें से हाफ, तो 1.5 इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और 0 ऑर्डर कौन से होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, या जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेते हो तो इनकी तादाद बड़ी एक्सेस में होती है, एक्सेस में तादाद लेते हैं और फ्यूअर HCl बनते हैं, तो ये भी एक
जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे लग रहा है कि जैसे ये मॉलिक्यूल भी और ये मॉलिक्यूल भी दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। जब देखा गया तो वाटर तो एक्सेस में होता है, एक्सेस में, और असल में सारा रिएक्शन इस टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर डिपेंड करता है जो कि बनाता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इट इज़ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर आप इसको हाफ लाइफ से मिलाना चाहो, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ होती है टी हाफ ऑफ nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज्ड बाय nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1। ये किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालना हो तो ये इसका फार्मूला है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालना हो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये a की पावर n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज 0। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है ना, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जब इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती तो ये कंसंट्रेशन है मोल पर डीएम क्यूब, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, जिसकी यूनिट सिर्फ क्या होगी, पर सेकेंड। ये बड़ा अच्छा एंट्री टेस्ट का एमसीक्यू है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, तो सिर्फ पर सेकेंड। और अगर सेकेंड ऑर्डर हो तो टी हाफ सेकेंड हो जाएगा इनटू 1/a की पावर 2 माइनस 1, तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अब की बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उस पर डिपेंड करता है। ये कंसंट्रेशन को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगी पर मोल डीएम क्यूब, और टाइम तो वैसे ही आएगा, दैट इज पर सेकेंड। और अगर आप थर्ड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकालना चाहते हो तो ये थर्ड हो जाएगा, और ये 3 माइनस 1 a2 हो जाएगा। तो थर्ड ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी हाफ लाइफ, और ये इसके लिए फार्मूला हो जाएगा मोल 2 ऊपर जाएगा तो मोल -2, और डीएम की पावर -6 ऊपर जाएगा तो डीएम की पावर +6, और साथ में होगा पर सेकेंड। और फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब ये 1.5 है, तो यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, और 1.5 में से आप 1 निकाल दोगे तो ये अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ पर डिपेंड करेगा। और अगर आप जीरो ऑर्डर की बात करो तो जीरो ऑर्डर होगा टी हाफ पर 0, और 0 माइनस 1 इज -1, तो -1 का मतलब ये a ऊपर चला जाएगा, a हाफ लाइफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसकी यूनिट होगी मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। एम कैट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसकी यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है, तो ये है, इसकी यूनिट क्या बनी है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, और यही यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शन की। और फिर सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर पर डिपेंड करती है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो इसकी यूनिट भी होगी पर सेकेंड। और हाफ लाइफ क्या होती है, इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन, ये जो हाफ लाइफ होती है ना, ये अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये चूंकि अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती तो इट इज जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हाफ लाइफ भी अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे देखिए, अगर आप N2O5 का 1 kg लो तो 24 मिनट के बाद ये हाफ kg रह जाएगा। अब होना तो ये चाहिए कि चूंकि 24 मिनट में हाफ kg यूज हुए, अगले 24 मिनट में अगला हाफ kg यूज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये जिस स्टेज पे होता है ना, जिस स्टेज पे होता है उस कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए अगले 24 मिनट के बाद 0.5 का आधा मतलब 0.25 kg कंज्यूम हुआ। इसका मतलब यहाँ पे कंज्यूम हुआ 50%, आगे फिर 50% का 50% मतलब 75% कंज्यूम हुआ यहाँ तक। तो मैंने एक एमसीक्यू पूछा, टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 75% N2O5, यहाँ देखिए 1 kg का हाफ रह गया, फिर हाफ kg का भी हाफ रह गया, मतलब 75% कंज्यूम हुआ है यहाँ पर, और 75% कंज्यूम होने तक टाइम कितना लगा, 48 मिनट। 24 मिनट यहाँ पे और 24 मिनट यहाँ पे। ये बड़ा अच्छा एंट्री टेस्ट के हवाले से एमसीक्यू है। इसके बाद अगर यूरेनियम हो
तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास 235। 7-10 मिलियन ईयर्स में ये आधा रह जाता है, मतलब अगर मैं इसका 1 ग्राम लूँ तो यहाँ पे हाफ ग्राम रह जाएगा, और अगर फिर 7-10 मिलियन ईयर दे दिए जाए तो उसका हाफ ग्राम मतलब 0.25 ग्राम रह जाएगा। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा विच ऑफ फॉलोइंग इज अ करेक्ट रेट इक्वेशन। एक्स और वाई अगर लें तो रेट इसके बराबर होगा किसके, अगर 0.1 लें और ये भी 0.1 लें तो रेट हो 0.01, और अगर ये 0.1 लें और ये 0.2 लें और रेट हो 0.02, और अगर ये 0.2 लें और ये 0.1 लें और रेट हो 0.02, और अगर ये 0.2 लें और ये भी 0.2 लें और रेट हो जाए 0.04, तो बताइए कौन सी इक्वेशन सही है। तो याद रखिए इसका मतलब ये है कि जब आपने इसको चेंज किया ना और चेंज करने पर रेट चेंज हो गया, इसका मतलब रेट इसके ऊपर डबल हो गया, इसका मतलब रेट इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर आपने इसको कांस्टेंट रखा और इसको बढ़ाया तो रेट फिर भी इनिशियल का डबल हो गया, इसका मतलब रेट एक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, रेट वाई के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और जब आपने दोनों को बढ़ा दिया तो रेट इसका डबल हो गया, मतलब रेट असल में एक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और रेट वाई के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ये है इसकी राइट इक्वेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बाय अ फिजिकल मेथड। जब आप ये कहते हो कि रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो उसका रेट हम जानना चाहते हैं, हम उसकी स्पीड जानना चाहते हैं कि किस स्पीड के साथ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। तो एक मेथड उसका फिजिकल मेथड में से स्पेक्ट्रोमेट्री है। आप यूवी और आईआर रेज से चेक करो कि पहले जो रिएक्टेंट्स थे उन्होंने कितनी लाइट को अब्जॉर्ब किया, फिर अगर वो ज़्यादा चेंज हो रहे हैं तो लाइट की अब्जॉर्प्शन पावर उनकी कम हो जाएगी, और अगर कम स्पीड के साथ चेंज हो रहे तो जो अब्जॉर्प्शन में कमी आएगी वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो दैट्स वाई you will find out the rate of reaction and this is a physical method. कंडक्टोमेट्री, इनमें से जो एक कंडक्टर हो उसके अंदर आप आयंस की कंसंट्रेशन नोट कर लो। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कंडक्टर है तो शुरू में आयंस कम होंगे, कंडक्टिविटी कम होगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम आयंस बढ़ेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और टाइम कितने टाइम में वो आयंस बढ़ेंगे, अगर वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा आयंस बढ़ेंगे तो रेट ज़्यादा है, अदरवाइज वो कम है। देन डायलेक्ट्रोमेट्री, आसान तरीन तरीका ये है कि आप वॉल्यूम मेजर कर लो। वॉल्यूम चेंज इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितनी जल्दी वॉल्यूम में चेंज आ रही है उतनी ज़्यादा रिएक्शन की एक्सटेंट, शिद्दत, उसका रेट हाई होगा। देन रिफ्रैक्ट्रोमेट्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फॉलो करता है ये, और चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकर्स, जितना ज़्यादा रेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कमी आएगी उतना ज़्यादा रेट की स्पीड ज़्यादा होगी। और फिर ऑप्टिकल रोटेशन, इट इज़ मेजर बाय पोलैरीमीटर, इंस्ट्रूमेंट है, इससे आप इससे आप ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करते हो। और कायरल कंपाउंड्स, कायरल जिसके अंदर ऐसे कार्बन जिसके अंदर चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हो उसे कायरल बोलते हो। तो कायरल कार्बन जो होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमेना शो करते हैं। और वैल्यू ऑफ रोटेशन टेल्स अस अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। और केमिकल मेथड भी है टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे टाइट्रेशन, आप किसी रिएक्शन की टाइट्रेशन करके देखो तो पता चलेगा कि कितने जल्दी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। इसके बाद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट्स है, जब इनको अलाउ करेंगे आपस में इंटरमिक्स होने के लिए तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में इलास्टिक कलियन इफेक्टिव हुआ और इनके अंदर एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हुई, डायरेक्शन हुई, एक कलियन करने की सफिशिएंट एनर्जी हुई, तो ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, अदरवाइज दे विल बाउंस बैक और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब जब प्रोडक्ट बनता है तो दो ऑप्शन होती है कि या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और यहाँ पे आप टाइम लेते हो और इधर इंथैल्पी को आप
नोट करते हो, उसे पुट करते हो। अगर तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी, मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं और ये अपनी इंथैल्पी को रिलीज करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। और अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज़्यादा होती है और इसमें एनर्जी स्टोर होती है और ये ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाते। और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अकॉर्डिंग टू ली शैटले प्रिंसिपल उसके प्रोडक्ट में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और टेम्परेचर, इसमें फोटॉन्स लाइट के अंदर और टेम्परेचर से हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट से फोटॉन जो होते हैं वो रिएक्शन के अंदर जब स्ट्राइक करते हैं तो उससे कलियन बढ़ जाती है, तो कलियन बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से भी रिएक्शन का रेट सफिशिएंटली इनहेंस हो जाता है। और कैटालिसिस, दे कैन कैटलाइज रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 10 रेज़ की पावर 20 टाइम्स। और होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है? जब रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सेम फेज में हूँ, जैसे ये गैस है, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है और कैटलिस्ट भी लिक्विड है, तो जब रिएक्टेंट्स भी और कैटलिस्ट भी सेम फेज के अंदर है तो आपसे बोलते हो होमोजीनियस कैटालिसिस, वेयर एसिटिक एसिड कनेक्ट्स विद एथेनॉल टू फॉर्म एस्टर एंड वाटर। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू कॉल इट होमोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये एक ऑयल है, लिक्विड है और इसमें अपने हाइड्रोजन ऐड की जो कि गैस है और इसमें निकल सप्लाई किया जो कि सॉलिड है, मतलब ये एक फेज है और ये एक दूसरा फेज है, ये सॉलिड जबकि इनका लेवल डिफरेंट, तो ऐसी कैटालिसिस को बोलते हो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और फिर आर्हेनियस इक्वेशन में आप कहते हो K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, अगर K और T का रिलेशनशिप देखना हो तो लग ऐसे रहा है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये साइन नेगेटिव है, इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, तो K और T आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि K और EA डायरेक्टली लग रहे हैं लेकिन साइन नेगेटिव है, तो K और EA का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, जबकि EA और T आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये इक्वेशन को जब आप एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करते हो, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c, इसे बोलते हो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसको जब इसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं तो दैट इज log y इज इक्वल टू माइनस ई ओवर 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। यहाँ पे आपने log y पुट किया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपने 1 ओवर टी पुट किया, और ये एक स्लोप है, ये एक टेंजेंट थीटा है यहाँ पे, और इस टेंजेंट थीटा स्लोप को आप कहते हैं माइनस ई ए ओवर 2.303 आर, चूंकि माइनस ई ए ओवर आर टी की नेगेटिव साइन है। सो स्ट्रेट लाइन हैज टू एंड्स, वन इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड नेक्स्ट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो लाइन है ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करती है। और इक्वेशन टेल्स अस अबाउट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन, ये हमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में बताती है। और यूनिट ऑफ स्लोप, जो स्लोप है इसकी यूनिट पर केल्विन होती है, बड़ा अच्छा एमसीक्यू है, इसकी यूनिट पर केल्विन होगी। और ई ए इज इक्वल टू, ये ई ए आप इसको इधर ले जाओ तो दैट इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303 आर, और यूनिट ऑफ ई ए इज जाउल पर मोल, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की यूनिट है जाउल पर मोल। और ग्रेटर इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, स्मॉलर इज रेट कांस्टेंट एंड स्मॉलर इज द रेट ऑफ रिएक्शन।